डॉक्टरों ने मेरी 20 साल की बेटी को मृत घोषित कर दिया था। पूरा गांव शमशान जाने की तैयारी कर रहा था और लोग कह रहे थे कि इसने कोई पाप किया होगा, इसीलिए कम उम्र में मर गई। मैं आखिरी बार उसका चेहरा चूमने के लिए झुकी तो उसकी बंद आंखों से आंसू टपक पड़ा। मैं पागलों की तरह उसे लेकर बड़े अस्पताल भागी। वहां के डॉक्टरों ने जब बॉडी का स्कैन किया तो वो चीखते हुए बाहर भागे, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और बेहद भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। समाज हमेशा बिना सोचे समझे दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन एक माँ का दिल वो देख लेता है जो बड़े बड़े डॉक्टर और मशीनें नहीं देख पाती। आज की कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास बसे एक छोटे से गांव से हम तक पहुंची है। यह कहानी रेवती जी की है, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए मौत और समाज दोनों से बगावत कर दी। दिल थाम कर सुनिएगा। मेरा नाम रेवती है। मेरे पति का साया मेरे सिर से बहुत पहले ही उठ गया था। मेरे जीवन का इकलौता सहारा, मेरे जीवन की इकलौती वजह मेरी 20 साल की बेटी अनन्या थी। अनन्या बहुत ही होनहार और बहादुर लड़की थी। वह शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने, ताकि मुझे जीवन भर के संघर्षों से आराम दिला सके। मेरे पति के जाने के बाद हमारे हिस्से में गांव की कुछ पुश्तैनी जमीन आई थी, जिस पर मेरे जेठ गजेंद्र और जेठानी कमला की हमेशा से गिद्ध जैसी नजर रहती थी। गजेंद्र हमेशा मुझे डरा धमकाकर उस जमीन के कागजात अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन अनन्या हमेशा एक ढाल बनकर मेरे आगे खड़ी हो जाती थी। वह कानून जानती थी और गजेंद्र की हर चाल को नाकाम कर देती थी। इसी वजह से गजेंद्र और कमला मेरी बेटी से सख्त नफरत करते थे और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वह शाम मेरे जीवन की सबसे मनहूस शाम थी। अनन्या खेत से घर लौटी थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने मुझे पानी लाने को कहा और जैसे ही मैं रसोई से पानी लेकर लौटी, मैंने देखा कि अनन्या जमीन पर गिरी पड़ी है। उसका शरीर ऐंठ रहा है। मैं घबराकर उसके पास बैठी और उसका सिर अपने गोदी में रख लिया। कुछ ही पलों में उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया और उसकी सांसें रुक गई। मेरी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग और जेठ गजेंद्र भी वहां आ गए। गांव के पुराने वैद्य विद्याधर जी को बुलाया गया। उन्होंने अनन्या की नब्ज टटोली, उसकी आंखों की पुतलियां देखी और एक गहरी सांस छोड़ते हुए सिर हिला दिया। रेवती, तुम्हारी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। इसे दिल का कोई बहुत गहरा दौरा पड़ा है, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैं पागलों की तरह अनन्या के सीने पर सिर रखकर रोने लगी, लेकिन मेरे जेठ गजेंद्र के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे जैसे यह खबर गांव में फैली, लोगों की भीड़ मेरे आंगन में जमा होने लगी। सांत्वना देने के बजाय गांव की औरतें और जेठानी कमला कानाफूसी करने लगी। कमला ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, जवान लड़की को अकेले शहर पढ़ने भेजना ठीक नहीं। शहर की हवा लग गई थी इसे। जरूर कोई उल्टा सीधा काम किया होगा, किसी के साथ मुंह काला किया होगा। तभी तो भगवान ने इसके पापों की ऐसी सजा दी है कि जवानी में ही उठ गई। दूसरी औरत ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही हो कमला बहन, बिना आग के धुआं नहीं उठता। उल्टा थी, अच्छा हुआ जो मर गई, वरना पूरे खानदान की नाक कटवाती। वे शब्द मेरे कलेजे को चीर रहे थे। मेरी बच्ची, जो एक संत जैसी पवित्र थी, उसके मरने के बाद भी यह समाज उसे चरित्रहीन साबित करने में लगा था। मैं रोते हुए उन पर चिल्लाई, चुप हो जाओ तुम सब। मेरी बच्ची कोई पाप नहीं कर सकती। भगवान के लिए मेरी मरी हुई बेटी पर कीचड़ मत उछालो। लेकिन मेरी आवाज उन ताने मारने वालों के शोर में दब गई। गजेंद्र ने जल्दी जल्दी बांस की अर्थी मंगवाई। भाभी, रोने धोने का समय नहीं है। सूरज ढलने से पहले इसे शमशान ले जाना होगा, वरना गांव में अपशकुन हो जाएगा, गजेंद्र ने रूखेपन से कहा। उन्होंने अनन्या को लाल कपड़े में लपेटकर अर्थी पर लिटा दिया। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी फूल सी बच्ची मुझे छोड़कर जा चुकी है। जब लोग अर्थी उठाने के लिए आगे आए तो मैं दौड़कर अर्थी के पास गई। मुझे मेरी बच्ची का चेहरा एक आखिरी बार देखने दो, मैंने रोते हुए कहा। मैंने अनन्या के चेहरे से कपड़ा हटाया और उसके ठंडे माथे को चूमने के लिए झुकी। मेरे होंठ जैसे ही उसकी त्वचा से छुए, मुझे एक हल्की सी गर्माहट का एहसास हुआ और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अनन्या की बंद आंखों के कोनों से एक आंसू की बूंद छलक कर मेरे गाल पर आ गिरी। वह आंसू गर्म था,
एक मुर्दे के शरीर से गर्म आंसू कैसे निकल सकता है? मेरे अंदर की मां चीख उठी। मैं जोर से चिल्लाई, रुको, मेरी बच्ची जिंदा है, वो रो रही है, उसे शमशान नहीं, अस्पताल ले जाना है। गजेंद्र ने मुझे पीछे खींचते हुए गुस्से में कहा, भाभी तुम पागल हो गई हो, मरे हुए शरीर में ऐसे बदलाव होते रहते हैं, तमाशा मत बनाओ और अर्थी उठाने दो। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर जैसे कोई अलौकिक शक्ति आ गई थी। मैंने पास पड़े एक भारी डंडे को उठा लिया और अर्थी के आगे खड़ी हो गई। अगर किसी ने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी, मैं इसे रायपुर के बड़े अस्पताल ले जाऊंगी। मेरा रौद्र रूप देखकर सब पीछे हट गए। हमारे पड़ोस में रहने वाले एक दयालु युवक सुरेश ने तुरंत अपनी नई टाटा पंच कार निकाली। वह कार बहुत मजबूत थी और उसने कहा, काकी आप बैठिए, मैं अभी अनन्या को शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचाता हूँ। हम तूफान की रफ्तार से रायपुर के अस्पताल की तरफ भागे। रास्ते भर में अनन्या के हाथों को रगड़ती रही। अस्पताल पहुंचते ही मैंने स्ट्रेचर के लिए आवाज लगाई। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अविनाश तुरंत भाग कर आए। उन्होंने ईसीजी मशीन लगाई और अनन्या की आंखों में रोशनी डालकर चेक किया। ईसीजी की लाइन बिल्कुल सीधी थी। डॉक्टर अविनाश ने निराशा से मेरी तरफ देखा। रेवती दी, मुझे खेद है लेकिन यह बच्ची मृत है। आप लोग एक शव को यहाँ लेकर आए हैं। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने खुद उसकी आंखों से आंसू गिरते देखा है। वो सुन रही थी मेरी बातें। मेरी बच्ची के शरीर में जान है। भगवान के लिए आप कोई बड़ी मशीन लगाकर देखिए, प्लीज एक बार मेरी बात मान लीजिए। मेरा पागलपन और रोना देखकर डॉक्टर अविनाश का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, ठीक है, मां के संतोष के लिए हम इसके मस्तिष्क का एक एमआईआर स्कैन कर लेते हैं। अगर दिमाग में कोई भी हलचल होगी तो हमें पता चल जाएगा। अनन्या को एमआरआई रूम में ले जाया गया। वह मशीन एक बहुत बड़ी सुरंग जैसी थी जो भयानक आवाज कर रही थी। मैं शीशे के बाहर खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर अविनाश और उसके दो साथी कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन की रिपोर्ट देख रहे थे। स्कैन शुरू हुए मुश्किल से 2 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक अंदर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। डॉक्टर अविनाश और उनके दोनों साथी चीखते हुए एमआरआई रूम से बाहर भागे। उनके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे और वे ऐसे हाफ रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बंद करो, मशीन तुरंत बंद करो, डॉक्टर अविनाश ने चिल्लाते हुए कंट्रोल पैनल से मशीन बंद कर दी। मैं घबराकर अंदर भागी। जब मैंने अनन्या की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। जो बेटी पिछले 4 घंटे से एक लाश बनी पड़ी थी, उसका शरीर अब मशीन के अंदर बुरी तरह से कांप रहा था। वह जोर जोर से हाफ रही थी और उसकी उंगलियां मुड़ रही थी। डॉक्टर, मेरी बच्ची सांस ले रही है, आपने देखा? मैं खुशी और खौफ के मारे चिल्लाई। डॉक्टर अविनाश तुरंत मशीन के पास आए। उन्होंने अनन्या को बाहर निकाला और तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया। उनका चेहरा अभी भी सदमे में था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और जो कहा वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। रेवती जी, आपकी बेटी मरी नहीं थी, बल्कि उसे बेहद खौफनाक तरीके से मारने की साजिश रची गई थी। यह कोई चमत्कार नहीं, एमआरआई मशीन का विज्ञान है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मैंने कांपते हुए पूछा। डॉक्टर ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब स्कैन शुरू हुआ तो हमने देखा कि आपकी बेटी की खोपड़ी के ठीक नीचे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बेहद पतली और लंबी लोहे की सुई धसी हुई थी। यह सुई इतनी सातिराना तरीके से चुभोई गई थी कि बाहर कोई खून का निशान नहीं था। इस सुई ने सीधे उसके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पर प्रहार किया था, जिससे उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और दिल की धड़कन इतनी धीमी हो गई कि साधारण मशीनों और वैद्य की पकड़ में नहीं आई। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन एमआरआई मशीन के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक मैग्नेट होता है। जैसे ही मशीन चालू हुई, उस चुंबक ने आपकी बेटी की गर्दन में धंसी उस लोहे की सुई को अपनी तरफ खींचा। सुई के खिसकते ही नसों से दबाव हट गया और आपकी बेटी के लकवाग्रस्त शरीर में अचानक हलचल शुरू हो गई। मशीन के अंदर एक मुर्दे को अचानक उठते और धड़कते देखकर हम लोग खौफ के मारे बाहर भाग गए थे। यह सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। सुई? मेरी बच्ची की गर्दन में सुई किसने चुभोई? डॉक्टरों की टीम ने तुरंत अनन्या को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। पूरे 3 घंटे तक वो जटिल ऑपरेशन चला और अंततः डॉक्टरों ने वह लंबी सुई उसकी गर्दन से सुरक्षित बाहर निकाल ली। अगली सुबह जब अनन्या को होश आया तो पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। अनन्या ने कांपती आवाज में जो बयान दिया
उसने गांव वालों के सारे तानों का जवाब मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अनन्या ने बताया, माँ, जब मैं कल खेत से लौट रही थी तो बड़े पापा गजेंद्र ने मुझे पीछे से दबोच लिया। उनके हाथ में जमीन के कागज थे और वह जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान लेना चाहते थे। जब मैंने विरोध किया और भागने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे सिर के पीछे कुछ बहुत नुकीली चीज पूरी ताकत से चुभो दी। उसके बाद मैं गिर पड़ी। मैं सब कुछ सुन पा रही थी, महसूस कर पा रही थी, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। जब वो लोग मुझे चरित्रहीन कह रहे थे, शमशान ले जा रहे थे, मैं अंदर ही अंदर चीख रही थी। जब आपने मेरा माथा चूमा तो मेरे दर्द और आपकी ममता के कारण मेरी आंखों से वो आंसू छलक गया था। यह सच्चाई सुनते ही अस्पताल में मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस ने तुरंत गांव जाकर मेरे जेठ गजेंद्र और जेठानी कमला को गिरफ्तार कर लिया। गजेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जमीन के लालच में उसने अपनी ही भतीजी को एक ऐसी खौफनाक मौत देने की कोशिश की थी जिसे सब भगवान का न्याय समझे। जिन गांव वालों ने मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जब उन्हें यह सच्चाई पता चली तो मारे शर्म के उनकी गर्दनें झुक गई। वे सब अस्पताल आकर मेरे और अनन्या के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। दोस्तों, इस घटना ने मुझे एक बहुत गहरी बात सिखाई है। हमारा समाज किसी भी इंसान के गिरने पर उसे उठाने के बजाय उस पर अपने फैसले थोपने में ज्यादा मजा लेता है। अनन्या की बीमारी को लोगों ने उसके चरित्र से जोड़ दिया था, लेकिन एक माँ का विश्वास दुनिया की हर साजिश और हर ताने से बड़ा होता है। रेवती जी की उस एक जिद और एमआरआई मशीन के उस इत्तेफाक ने न सिर्फ एक निर्दोष बच्ची की जान बचाई, बल्कि समाज के गंदे चेहरे को भी बेनकाब कर दिया। आज अनन्या पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने पैरों पर खड़ी है। गजेंद्र अपनी लालच की सजा जेल की काल कोठरी में काट रहा है। अगर आपको रेवती जी का यह संघर्ष और एक माँ की ममता की यह ताकत महसूस हुई हो तो इस कहानी को अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। कभी भी किसी पर बिना सच्चाई जाने लांछन न लगाएं। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।